हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे इंडक्टर और इंडक्टर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टी2 में पूछा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जो है यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ एक आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि यानी कि एनपीसीएल की तरफ से यानी कि नरोड़ा की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है, तो आप लोग अगर आईटीआई पास आउट है तो उसको उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्म जो है फिलअप स्टार्ट डेट जो कि 8 फरवरी से है, उसको आप लोग ज़रूर भरिएगा आईटीआई अगर पास आउट है तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है इंडक्टर का। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि 2πfc होता है और इसको क्या कर रहा है, फ्रिक्वेंसी को यानी कि 4 गुना 1/4 कर दिया जाता है। तो इधर का जो यानी कि करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि करंट का वैल्यू जो होगा दोस्तों यानी कि बढ़ जाएगा। और ये अगर 1/4 कम हो रहा तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा, 4 गुना यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है 4 गुना बढ़ना, ऑप्शन ए में कहा 1/4 कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आधी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना, 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 कुंडलियों का स्वप्रेरण 4 माइक्रोहर्ट्ज तथा 9 माइक्रोहर्ट्ज है। यदि कपलिंग का गुणांक 0.5 तो कॉइल के बीच अन्योन्य प्रेरण कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है K इंटू में यानी कि M1 इंटू यानी कि M2 होता है। अब चलिए इसके बराबर में क्या K का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है और इंटू में जो दिया है दोस्तों यानी कि रूट के अंदर यानी कि M1 का जो वैल्यू है 4 दिया है और M2 का वैल्यू जो है यानी कि 9 दिया है। तो यानी कि 36 हो गया, है ना। और जब यानी कि 36 हुआ दोस्तों तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 और गुना में 36 का यानी कि वर्ग 6 होगा वर्गमूल, तो यानी कि 6 और इसको अगर उड़ाते हैं तो यानी कि 10 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो गया और 10 को 30 से काटिएगा तो 10 दिया यानी कि 30, यानी कि 3 आ रहा और 3 जो आएगा यानी कि माइक्रोहर्ट्ज में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 माइक्रोहर्ट्ज प्रेरक का समानांतर में जोड़े गए हैं। एक समाजन को श्रृंखला में दो यानी कि 1 माइक्रोहर्ट्ज प्रेरक के साथ जोड़ा गया, यानी कि श्रृंखला में 1 माइक्रोहर्ट्ज प्रेरक के साथ जोड़ा गया तो समतुल्य प्रेरक क्या है। देखिए दोस्तों, 4 का कह रहा है यानी कि समानांतर में, है ना। 4 का समानांतर में तो 4 हो गया और प्लस में यानी कि कह रहा है श्रृंखला में, तो इंडक्टर के केस में यानी कि उल्टा होता है। तो यानी कि 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना 1/2 हो जाएगा। और चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे करके, क्या हो जाएगा 2 एक एलसीएम 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 और प्लस में 1 बराबर में 9 और 9/2 इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2.2 4 दूना 8 फिर यानी कि 2 और 4 पंचे यानी कि 20, यानी कि 2.25 जो होगा दोस्तों यानी कि माइक्रोहर्ट्ज में होगा। 2.25 यानी कि माइक्रोहर्ट्ज में। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में करें 2.5 तो 2.5 होगा नहीं, 3.75 भी नहीं होगा। ये जो होगा 2.25 माइक्रोहर्ट्ज जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा डैश होता है। तो शुद्ध में कह रहा है दोस्तों, और शुद्ध में जो होता है वोल्टेज से यानी कि क्या होता है उसमें, यानी कि करंट जो है यानी कि आगे होता है। क्या होता है, करंट यानी कि आगे होता है ना। वोल्टेज से करंट आगे होता है। वोल्टेज से करंट क्या होता है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कर। एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा, अच्छा धारा जो होता है दोस्तों यानी कि वोल्टेज से क्या होता है, इसमें पीछे होता है। धारा की बात हमसे पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, हम सब सोचे कि वोल्टेज का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि धारा जो होगा वोल्टेज से यानी कि पीछे रहता है 90 डिग्री से, है ना। वोल्टेज से पीछे रहता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। तो वोल्टेज से आगे नहीं रहता है यानी कि इंडक्टिव के केस में, है ना। कैपेसिटिव के केस में आगे रहता है। वहीं पे यानी कि बी में कह रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर है। किसके लिए कह रहा है, यानी कि शुद्ध के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि शुद्ध प्रेरक के लिए जो पावर फैक्टर होता है यानी कि लगभग 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए में दिया है 1 अंक होता है, तो 1 अंक तो नहीं होता है। 0.8 भी नहीं होता है, नहीं 0.707 होता है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि 0 ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा डिवाइस जो चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो चुंबकीय फील्ड के रूप में जो यानी कि दोस्तों यानी कि ऊर्जा जो संग्रहित करता है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है इंडक्टर होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में यानी कि जो ऊर्जा संग्रहित करता है यानी कि इंडक्टर करता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? इंडक्टर। ए में कह रहा है यानी कि रजिस्टर। रजिस्टर तो ये नहीं करता है, नहीं कैपेसिटर करता, नहीं ट्रांजिस्टर करता। तो दोस्तों यानी कि ऊर्जा जो संग्रहित करता है वो इंडक्टर करता है, जो ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन डैश मापा जाता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन से जो मापते हैं, क्या मापते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा यानी कि हेनरी, क्या दोस्तों? हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा यानी कि हेनरी मापा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है हेनरी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जबकि यानी कि बी में जो दिया है दोस्तों ओम, तो इसका यानी कि प्रतिरोध का होता है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस का होता है। उसके बाद जो एम्पियर दिया है ये धारा का होता है, और ये फेराडे जो दिया हुआ है यानी कि धारिता का होता है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रतिरोध तथा प्रयुक्त परिपथ का यानी कि समय स्थिरांक होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध का कार्य। तो दोस्तों यानी कि ये जो प्रतिरोध का होता है यानी कि एल बट्टा यानी कि आर होता है। क्या होता है? एल बट्टा आर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? एल बट्टा आर। एल आर तो नहीं होता है, नहीं दोस्तों, आर बट्टा एल होता है, नहीं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए यानी कि एल बट्टा आर डी में है। करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रंथन अभिवाह जिसको लीकेज फ्लक्स प्रति इकाई धारा क्या कहलाता है। तो दोस्तों यानी कि लीकेज फ्लक्स है ना, प्रति इकाई धारा जो कहलाता है उसको यानी कि प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरक कहा जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? प्रेरक। ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वात में यानी कि समकक्ष चुंबकशीलता डैश होता है। किसमें कह रहा है दोस्तों? निर्वात में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि निर्वात में जो समकक्ष चुंबकशीलता होता है वो एक होता है। कितना होता है? एक होता है। कितना? एक होता है ना। ऑप्शन किस में दिया है? एक। ऑप्शन सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का निम्नलिखित समीकरण में समकक्ष दर्शाया जा सकता है। किसके कारण दोस्तों? प्रेरण का नियम कारण है ना। और प्रेरण का नियम जो होता है ई बराबर में यानी कि डी फाइव बाई यानी कि डी टी होता है ना। ई बराबर में क्या होता है दोस्तों? यानी कि डी फाइव बाई डी टी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया? ई बराबर डी फाइव बाई डी टी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ई बराबर डी फाइव बाई डी टी। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, प्रेरक का गुण है यानी कि प्रेरक का जो गुण है क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि प्रतिरोध में बदलाव का विरोध करता है। तो प्रतिरोध में बदलाव का क्या करता है दोस्तों? ऑप्शन ए में कह रहा है विरोध करता, तो ये तो नहीं करता है। आवृत्ति में बदलाव का विरोध करता है, नहीं दोस्तों, यानी कि ये जो करता है यानी कि धारा में बदलाव का विरोध करता है। धारा में बदलाव का यानी कि विरोध करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कुंडली का स्वप्रेरण जितना उच्च होते हैं उसमें क्या होना होगा वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है उतने ही कम उसके यानी कि वेबर टर्न होते हैं, यानी कि उतने ही कम उसके वेबर टर्न होते हैं। ये तो नहीं होता है दोस्तों, वेबर टर्न कम होगा तो वो तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बी में उतने ही कम उसके प्रेरित ईएमएफ होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। सी में है उतने ही अधिक उसके द्वारा उत्पादित फ्लक्स होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। डी में उतना ही अधिक निलंब उसकी धारा को स्थिर करने में लगता है। तो राइट आंसर यही होगा दोस्तों, यानी कि उतना ही विलंब उसकी धारा को स्थिर करने में लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरण दृष्ट धारा को कब प्रभावित करता है, यानी कि प्रेरण जो प्रभावित करता है दृष्ट धारा को कब करता है। तो दोस्तों यानी कि जब बंद करते हैं और चालू करते हैं उस समय यानी कि प्रभावित करता है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बंद और चालू करना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है अन्योन प्रेरण, ठीक है। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत निम्न में से किस मशीन में प्रयोग किया जाता है। किस में कह रहा है दोस्तों? अन्योन प्रेरण में कह रहा है। और अन्योन प्रेरण का जो प्रयोग करते हैं यानी कि ट्रांसफार्मर में किया जाता है। किस में? यानी कि ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ट्रांसफार्मर। ए में कह रहा है प्रत्यावर्तक, तो इसमें तो नहीं। स्वयं परिणामित्र में भी नहीं। और जो दिया जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर यानी कि सी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है,
यदि एक कुंडली में घुमावों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसका प्रयुक्त क्या होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि घुमावों की संख्या की अगर बढ़ा दिया जाए, है ना, घुमावों की संख्या को अगर बढ़ा दिया जाए तो यानी कि इसके प्रयुक्त पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका प्रयुक्त जो होगा क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, बढ़ना, ए में है, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए में दिया है बढ़ जाता है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, यदि दो कॉइलों के बीच यानी कि युग्मक का गुणांक बढ़ा दिया जाता है तो कुंडली के बीच पारस्परिक प्रयुक्त क्या होगा। ठीक है, पारस्परिक प्रयुक्त हमसे पूछ रहा है दोस्तों, और पारस्परिक प्रयुक्त जो होगा यानी कि भी यानी कि क्या होता है, अगर बढ़ाने से उस यू जो होगा यानी कि भी यानी कि बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण अधिक होने का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर स्वप्रेरण अधिक होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर अधिक होता है तो अस्थायी धारा स्थापित होने में अधिक विलंब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, यानी कि फेराइट प्रकार है, यानी कि फेराइट जो है किसका प्रकार है वो हमको बताना है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, फेराइट पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि फेराइट जो प्रकार है, ठीक है, फेराइट जो प्रकार है चुंबकीय प्रकार है, चुंबकीय, ठीक है, क्या है, यानी कि चुंबकीय प्रकार है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में है, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो कुंडलियों को स्वप्रेरण क्रमशः L1 एवं L2 हैंडी है, उनके श्रेणी में लगाने पर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि श्रेणी में कारा लगाने के लिए, और जब श्रेणी में लगाएंगे, है ना, जब श्रेणी में लगाएंगे तो L1 और प्लस में यानी कि L2 और प्लस में यानी कि 2m हो जाएगा। ऐसा जो ऑप्शन दिया है बी में है, राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रयुक्त की बीमा होगी, यानी कि प्रयुक्त का पूछ रहा है दोस्तों, है ना, प्रयुक्त का बीमा हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि प्रयुक्त का जो बीमा होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो ए में कह रहा है यानी कि फ्लक्स बट्टा धारा, ठीक है भाई, इसका तो बीमा यही होता है, फ्लक्स और बट्टे में धारा, इसका यानी कि क्या है, बीमा है, जो कि ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अभिव्यक्त सी बराबर -n/dt ऋणात्मक चिन्ह निम्नलिखित का कारण है। तो ये जो है दोस्तों यानी कि लेंज का नियम से है, किसके, यानी कि लेंज का नियम से है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, लेंज का नियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी कुंडली के प्रयुक्त को निर्धारित करते हैं, यानी कि कुंडली के प्रयुक्त को जो निर्धारित किया जाता है कौन करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो करता है वो क्रोड के पदार्थ, क्रोड की व्यवस्था, कॉइल की लंबाई तथा टर्नों की संख्या, तार को हवा प्रयोग करता है, जो कि ऑप्शन बी में है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।